सेपियंस का प्रथम भाग द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन मीन्स बुद्धि का विकास। एक चित्र में हमें नज़र आता है एक इंसान का हाथ जो कि करीब 30,000 साल पहले बनाया था साउथर्न फ्रांस की आर्क केव में। शायद कोई इंसान ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ था। चैप्टर वन, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस, एक जानवर जिसका कोई महत्व नहीं था। ह्यूमंस की स्पीशीज में 3 रिवॉल्यूशन रहे हैं जिसने इसकी भविष्य को निर्धारित किया है। सबसे पहला कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जो कि करीब 70,000 साल पहले शुरू हुआ था। उसके बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो कि करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। और उसके बाद अंत में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो कि करीब 500 साल पहले शुरू हुआ था। इस बुक में हम ये जानेंगे कि कैसे इन तीनों रिवॉल्यूशंस ने ह्यूमन स्पीशीज़ पर इफ़ेक्ट डाला था। जब इतिहास नहीं था तब भी इंसान थे। काफ़ी हद तक इंसानों के जैसे दिखने वाले जीव इस पृथ्वी पर करीब 25 लाख साल पहले अपीयर हो गए थे। लेकिन फिर भी हज़ारों जनरेशन्स तक आज के जैसे वो उन स्पीशीज़ से कुछ ज़्यादा स्पेशल या अलग नहीं थे जिनके साथ वो अपना हैबिटेट शेयर करते थे। अगर आप 20 लाख साल पहले ईस्टर्न अफ्रीका में हाइकिंग पर जाते तो आपको काफ़ी ऑर्गेनिजम्स में वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं। आपको एक ऐसी माँ मिल जाती जो कि अपने बच्चे के लिए व्याकुल है और उसे अपनी गोद में भरे हुए है। आपको चिंता रहित बच्चों का झुंड मिल जाता है जो कि मिट्टी में खेल रहे हैं। आपको सोसाइटी में यूथ मिल जाता है जो कि सोसाइटी में ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है और उसे डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको कुछ ऐसे एल्डर्स मिल जाते हैं जो कि अपना टाइम शांति से बिताना चाहते हैं। आपको छाती पीटते मस्कुलर मेल्स मिल जाते हैं जो कि वहाँ की लोकल ब्यूटी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको समझदार वृद्ध महिलाएं मिल जाती हैं जो कि इस सब को पहले से ही देख चुकी हैं। प्राचीन मानवों ने भी प्यार किया, खेला, बाकियों के साथ दोस्ती के संबंध बनाए, सोसाइटी में compete किया पावर और स्टेटस के लिए। मगर ऐसा तो चिंपांजीज, बबून्स और एलिफेंट्स भी करते हैं। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके डिसेंडेंट्स एक दिन मून पर कदम रखेंगे, एटम को स्प्लिट करके उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, उनके खुद के जेनेटिक कोड को समझ लेंगे और हिस्ट्री बुक्स को लिखेंगे। प्राचीन इंसानों के बारे में समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट में इनसिग्निफिकेंट थे। हम कह सकते हैं कि उनका एनवायरनमेंट में उतना ही रोल था जितना गोरिल्लाज या फायरफ्लाइज या जेलीफिश का होता है। बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज़ में बांटा है। अगर कोई दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मीटिंग कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं तो उन्हें हम सेम स्पीशीज़ का बोलते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन और है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो फर्टाइल होने चाहिए, मीन्स केपेबल होने चाहिए आगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में। हॉर्सेस और डोंकीज एक कॉमन रीसेंट एंसेस्टर को शेयर करते हैं और काफ़ी हद तक इनकी फिजिकल ट्रेट्स भी एक जैसी हैं। लेकिन ये बहुत ही कम सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाते हैं एक दूसरे के लिए। अगर इन्हें किसी तरह से मेट भी करा दिया जाए तो ये प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन इनके ऑफस्प्रिंग्स जिनको हम म्यूल बोलते हैं, हिंदी में इसे खच्चर बोलते हैं, वो स्टेराइल होंगे, मतलब आगे और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में वो इनकेपेबल होंगे। इसी वजह से हॉर्सेस के ट्रेड्स कभी भी डोंकीज़ की स्पीशीज़ में नहीं आ सकते और डोंकीज़ के ट्रेड्स हॉर्सेस की स्पीशीज़ में नहीं आ सकते। और हमें इन दोनों स्पीशीज़ को एक अलग अलग स्पीशीज़ बोलना पड़ेगा। इसके विपरीत बुलडॉग्स और स्पेनियल देखने में काफ़ी हद तक अलग लगेंगे आपको, लेकिन फिर भी वो एक ही स्पीशीज़ के जीव हैं। उनका डीएनए सेम होता है, वो हैप्पीली मेट कर सकते हैं और उनके जो पपीज़ हैं वो आगे चल के भी पपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी स्पीशीज़ जिनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं उन सब के कलेक्शन को हम जीनस बोलते हैं। जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड और जैगुआर ये अलग अलग स्पीशीज़ के जीव हैं, लेकिन ये एक ही जीनस के जीव हैं जिसे हम बोलते हैं पैंथेरा। बायोलॉजिस्ट जब किसी स्पीशीज़ को नाम देते हैं तो उसके नाम में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला जीनस
और उसके बाद होती है उसकी स्पीशीज़। जैसे हम लॉयन का एग्जांपल लें तो उसे हम बोलते हैं पैंथेरा लियो। पैंथेरा उसकी जीनस है और लियो उसकी स्पीशीज़ है। जो कोई भी इस ऑडियो बुक को सुन रहा है वो होमो सेपियंस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। होमो हमारी जीनस है और सेपियंस हमारी स्पीशीज़ है। होमो मतलब होता है मैन और सेपियंस मतलब होता है समझदार। काफ़ी सारे जीनस को मिला के बनती है एक फैमिली। जैसे फैमिली ऑफ कैट्स जिसमें लॉयंस, चीता और हाउस कैट्स सारी आती हैं। फैमिली ऑफ डॉग्स जिसमें वुल्फ्स, फॉक्स, जैकल्स ये सारे आते हैं। फैमिली ऑफ एलिफेंट्स जिसमें एलिफेंट्स, मैमथ, मेस्टाडोन्स ये सारे आते हैं। इस फैमिली के जितने भी इंडिविजुअल हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर को कभी ना कभी हिस्ट्री में शेयर करते थे। जैसे हम हाउस कैट और बहुत ही घातक लॉयन की बात करें, वो भी एक कॉमन एंसेस्टर से ही बनी हुई स्पीशीज़ है जो कि करीब 25 मिलियन ईयर पहले इस पृथ्वी पर थी। हम होमो सेपियंस भी एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कि हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सेफली गार्डेड छुपाया हुआ रहस्य है, जो कि इस वजह से किया गया ताकि होमो सेपियंस अपने आप को बाकी एनिमल से अलग समझ सके। उसने अपने आप को एक अनाथ समझा जो कि बाकी किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, जिसके ना तो कोई सिबलिंग्स हैं और ना ही कजिन्स। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ये समझा कि उसका कोई पेरेंट भी नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये पसंद आए या ना आए, होमो सेपियंस एक विशाल फैमिली का मेंबर है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट एप्स। और हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं गोरिल्लाज, चिंपैंजीज और ओरेंगटन्स, जिनमें से भी चिंपांजीज सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं। करीब 60 लाख साल पहले एक फीमेल एप रही होगी जिसने दो डॉटर्स को जन्म दिया, जिसमें से एक बनी चिंपांजीज की एंसेस्टर और एक बनी हमारी खुद की एंसेस्टर। पाठ का अगला भाग, अलमारी में रखा हुआ कंकाल, स्केलेटन इन द क्लोजेट। यही नहीं, होमो सेपियंस ने एक और विचलित करने वाले रहस्य को छुपा के रखा। महज यही नहीं है कि हम ग्रेट एप से रिलेटेड हैं और उनका डीएनए काफ़ी हद तक हमसे मैच करता है। एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास हमारे खुद के भाई बहन थे। हमें ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव की एक ही स्पीशीज़ है, वो है होमो सेपियंस, और वही हमेशा से रही होगी, क्योंकि करीबन 10,000 सालों से हमारी स्पीशीज़ होमो सेपियंस ही एकलौती बची हुई ह्यूमन स्पीशीज़ है। असल में ह्यूमंस शब्द का मतलब है एक ऐसा जानवर जो कि होमो जीनस से बिलोंग करता है। होमो जो जीनस है उससे बिलोंग करता है। एक समय पर हमारे खुद के जीनस में भी कई सारी स्पीशीज़ थी। अब आगे इस किताब के आखिरी चैप्टर में ये सुनेंगे कि हो सकता है हम आगे आने वाली फ्यूचर में भी शायद किसी ऐसी स्पीशीज़ से कॉम्पीट कर रहे हो जो नॉन सेपियंस हो। इस किताब में जब आप सेपियंस को सुनेंगे तो उसका मतलब होमो सेपियंस से ही है, और जब आप ह्यूमंस को सुनेंगे तो उसका मतलब है जीनस ह्यूमो के सारे मेंबर्स। इंसान सबसे पहले इवॉल्व हुए थे ईस्टर्न अफ्रीका में करीब 25 लाख साल पहले, वहाँ के पुराने जीनस के एप से, जिसे बोलते थे ऑस्ट्रेलोपेथिकस, जिस शब्द का मतलब होता है साउथर्न एप। करीब 20 लाख साल पहले कुछ प्राचीन मानव ईस्टर्न अफ्रीका से निकलकर नॉर्थर्न अफ्रीका की तरफ गए और उसके बाद वो यूरोप और एशिया की तरफ गए, क्योंकि नॉर्थर्न यूरोप के एनवायरनमेंट को झेलने के लिए, जो कि काफ़ी ठंडा है, बॉडी में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। और इंडोनेशिया के जंगलों में अगर होमो सेपियंस रह रहे हैं तो उन्हें अलग ट्रेड्स चाहिए उनकी बॉडी में ताकि वो सरवाइव कर पाएँ। इस वजह से अलग अलग पॉपुलेशन का एवोल्यूशन अलग अलग तरह से हुआ, और इसी रीज़न की वजह से जो ह्यूमंस एक ही थे उनकी कई सारी स्पीशीज़ आ गई, जिसमें से हर पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक अलग लैटिन नाम दिया है। आगे आपको किताब में तीन तीन तस्वीरें दिखती हैं जो कि कह सकते हैं हमारी स्पीशीज़ के सिबलिंग्स हैं। सबसे पहली होमो रुडोल्फसिस,
जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में थी, होमो इरेक्टस जो कि ईस्टर्न एशिया में थी, और होमो निएंडरथल्स जो कि यूरोप में और वेस्टर्न एशिया में थी। ये सारे इंसान के ही स्पीशीज़ हैं। जो ह्यूमंस यूरोप और वेस्टर्न एशिया में रहते थे, उनकी स्पीशीज़ होमो निएंडरथलसिस कहलाती है। होमो निएंडरथलसिस का मतलब होता है मैन फ्रॉम निएंडरथल वैली, और पॉपुलरली सिर्फ निएंडरथल्स भी इसे बोला जाता है। निएंडरथल्स जो थे वो वजन में होमोसेपियंस से ज़्यादा भारी थे और ज़्यादा मस्कुलर भी थे। इसके साथ ही वो आइस एज के कोल्ड क्लाइमेट के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से एडेप्टेड थे, जिस आइस एज का वेस्टर्न यूरेशिया में प्रभाव था। एशिया के जो ईस्टर्न रीजन्स थे, वहाँ पर एक और ह्यूमंस की स्पीशीज़ होमो इरेक्टस थी। होमो इरेक्टस का मतलब होता है अपराइट मैन, सीधा इंसान। होमो इरेक्टस की स्पीशीज ईस्टर्न एशिया में करीब 20 लाख साल तक सरवाइव करी, जो कि बाकी सभी ह्यूमन स्पीशीज से सबसे ज़्यादा है, और शायद ही हमारी स्पीशीज इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। यहाँ तक कि हमें इस बात में भी संदेह है कि होमो सेपियंस की स्पीशीज कुछ हज़ार साल तक भी टिक पाएगी या नहीं। तो 20 लाख साल का टाइम तो बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले। इसके अलावा जावा के आइलैंड पे, जो कि इंडोनेशिया में, एक और ह्यूमंस की स्पीशीज थी जिसका नाम है होमो सोलेंसिस, जिसका मतलब होता है मैन फ्रॉम सोलो वैली, जिसने अपनी ज़िंदगी को ट्रॉपिक्स के हिसाब से ढाला था, ट्रॉपिक्स के एनवायरनमेंट के हिसाब से। इंडोनेशिया का ही एक और आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड जो कि फ्लोरेंस में है, वहाँ पर एक अजीब चीज़ सामने आई। पुराने जो ह्यूमन स्पीशीज़ थी, उनकी हाइट धीरे धीरे जनरेशन वाइज छोटी होती चली गई। इस आइलैंड पर ह्यूमंस तब आए थे जब यहाँ पर जो सी लेवल है वो लो हो गया था, और ह्यूमंस आसानी से उस आइलैंड पर जा सकते थे। जब सी लेवल फिर से ऊपर आया तो कुछ उनमें से वहीं पर ट्रैप्ड रह गए। अब क्योंकि जो इंसान हाइट में बड़े थे, शरीर में बड़े थे, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती थी, तो एवोल्यूशन के हिसाब से वो उस माहौल में ज़्यादा फिट नहीं थे, और जो हाइट में छोटे थे वो ज़्यादा अच्छी तरह से सरवाइव करें। और इसी तरह से कई जनरेशन्स के बाद वहाँ पर जो पीपल्स की पॉपुलेशन है वो डॉर्फ हो गई, और इसी यूनिक स्पीशीज़ को साइंटिस्ट ने बोला है होमो फ्लोरेंसिस। और आपको ये जानकर काफ़ी अचंभा होगा कि इनकी हाइट सिर्फ 3.5 फीट होती थी एवरेज, और वेट अराउंड 55 पाउंड्स, जो कि करीब 20-25 किलो है। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्टोन टूल्स बनाने में काफ़ी माहिर थे, और जब वो आपस में मिलकर हंट करते थे तो एलिफेंट का शिकार करने के भी काबिल थे। लेकिन आपको एक और बात बताएं कि वहाँ पर जो एलिफेंट स्पीशीज़ थी वो भी डॉर्फ ही थी। 2010 में गुमनामी में खोया हुआ एक और सिबलिंग होमो सेपियंस का ढूंढा गया। जब साइंटिस्ट डेनिसोवा केव जो कि साइबेरिया में है उसमें खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें फॉसिलाइज्ड फिंगर बोन मिली। जब उस फिंगर बोन का जेनेटिक एनालिसिस करा गया तब पता चला कि एक ऐसी स्पीशीज की थी जो कि अब तक हमसे अननोन थी, और उसको हमने होमो डेनिसोवा नाम दे दिया। न जाने और कितने जीनस होमो के मेंबर्स और होंगे हिस्ट्री में जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, और वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हम उन्हें खोज लें, शायद किसी गुफा में, या शायद किसी आइलैंड पर, या किसी पहाड़ियों पर। जब ये स्पीशीज़ जो कि ईस्टर्न अफ्रीका से आई हैं, ये यूरोप में और एशिया में इवॉल्व कर रही थी, तब ईस्टर्न अफ्रीका में एवोल्यूशन रुका नहीं था। जो क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी है वो नर्चर करती रही थी नई स्पीशीज़ को, जैसे होमो रुडोल्फसिस, मैन फ्रॉम रुडोल्फ लेक, होमो अर्गेस्टर, वर्किंग मैन, और इसके बाद हमारी खुद की स्पीशीज़, जिसे हमने इन सब से काफ़ी हटके नाम दिया है, जो कि है होमो सेपियंस, समझदार इंसान। जीनस होमो की सारी स्पीशीज़ के जो ह्यूमंस थे, उनमें से कुछ बहुत बड़े विशाल थे, कुछ ड्रॉफ थे, बहुत ही छोटे थे, कुछ फियरसम हंटर्स थे, और कुछ
बहुत ही शांतिपूर्वक प्लांट गैदरर्स थे। कुछ सिर्फ एक आइलैंड पर रहते थे और कुछ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में रोम करते थे। मगर ये सारे एक ही जीनस होमो से बिलोंग करते थे। ये सारे ह्यूमन बीइंग्स थे। ये सोचना एक बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि इन स्पीशीज़ में एक स्पीशीज़ के बाद दूसरी स्पीशीज़ आई थी। जैसे अर्गेस्टर जो थे वो इरेक्टस के फादर थे, होमो इरेक्टस होमो निएंडरथल्स के फादर थे और होमो निएंडरथल्स का इवोल्यूशन होके हम बन गए। ये जो लीनियर मॉडल है ये काफ़ी हद तक मिस्टेक है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी एक मोमेंट ऑफ टाइम पर सिर्फ एक ही ह्यूमन स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी अर्थ पर, जो कि कंटिन्यूली इवॉल्व होके ह्यूमंस बनी आज के जैसे। इससे ये भी मिसकॉन्सेप्शन बनता है कि अर्लियर जो स्पीशीज थी वो हमारा ओल्डर मॉडल्स थी और हम उनसे ज़्यादा फिट हैं, जबकि सच्चाई ये है कि करीब 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक काफ़ी सारी ह्यूमन स्पीशीज़ एक साथ रही हैं। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आज फॉक्सेस की कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, पियर्स की भी कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, पिग्स की भी कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन वो सारी स्पीशीज़ कहाँ पर गई हैं हमारी, ये हम आगे इस किताब में पढ़ेंगे। और हमने उनकी मेमोरीज को क्यों भुला दिया? प्रथम चैप्टर का एक और भाग, कॉस्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कीमत। हालांकि सारी ह्यूमन स्पीशीज़ में अलग अलग डिफरेंस थे, लेकिन उनके अंदर कुछ सेवरल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, जैसे कि उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज ब्रेन, जो कि बाकी जानवरों के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा था। जिन मैमल्स का वेट 130 पाउंड होता है, उनके ब्रेन का एवरेज क्यूबिक साइज 12 क्यूबिक इंचेस होता है। लेकिन अर्लीस्ट जो ह्यूमन स्पीशीज़ जो थी उनके ब्रेन का साइज़ 36 क्यूबिक इंचेस था। मॉडर्न ह्यूमन के ब्रेन का साइज़ 73 टू 85 क्यूबिक इंचेस होता है। निएंडरथल्स का ब्रेन तो और भी ज़्यादा बड़ा था। एवोल्यूशन बड़े ब्रेन को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये हमें बड़ी ही आम बात लगती है। हमें हमारी इंटेलिजेंस से इतना प्यार है कि हमें ऐसा लगता है कि जब सेरेब्रल पावर का टर्म आता है तो जितनी ज़्यादा ये किसी स्पीशीज़ में हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर यही केस होता तो जो कैट्स की फैमिली है उसमें अब तक ऐसी कैट्स पैदा हो जाती जो कि कैलकुलस कर सकती। फ्रॉक्स अपने खुद के स्पेसशिप्स भेज देते मार्स पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जाइंट ब्रेन्स एनिमल किंगडम में इतने रेयर क्यों हैं? फैक्ट ये है कि जितना ज़्यादा जंबो ब्रेन होगा उतना ही ज़्यादा कैरी करने में उसको मुश्किल होगी, और स्पेशली तब जब वो एक बड़े ही भारी स्कल के अंदर एनकेज्ड हो। इसके बाद भी जितना ज़्यादा बड़ा ब्रेन होता है उतना ही ज़्यादा उसे फ्यूल चाहिए होता है। होमो सेपियंस के अंदर जो ब्रेन होता है वो करीब 2 to 3% होता है उनके टोटल बॉडी वेट का, लेकिन इसके बाद भी वो करीब 25% तक बॉडी की एनर्जी को यूज़ करता है, तब भी जब बॉडी रेस्ट पर हो। इसके कंपैरिजन में जो अदर एप्स हैं वो अपनी टोटल एनर्जी का 8% इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रेन को वर्क कराने के लिए। जो एंशियंट ह्यूमंस थे उन्होंने अपने लार्ज ब्रेन के साइज़ के लिए दो तरह से पे किया। सबसे पहला उन्होंने और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया फूड के सर्च में। दूसरा, उनका मसल मास कम हो गया और मसल वीक हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गवर्नमेंट डिफेंस का बजट कम करके एजुकेशन पर खर्चा कर रही है। ह्यूमंस ने अपनी बॉडी की एनर्जी को डाइवर्ट किया बाइसेप्स से न्यूरॉन्स की तरफ। अगर किसी जंगली इलाके में सर्वाइवल करना है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। हाँ, एक चिंपांजी होमो सेपियंस के साथ किसी आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकता, लेकिन वो एक इंसान को बीच में से चीर सकता है। आज के समय में तो हमें इस बिग ब्रेन का काफ़ी इम्प्लीमेंटेशंस दिखते हैं। हमने इसका इस्तेमाल करके गाड़ियाँ बनाई हैं, गन्स बनाई हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमें फास्टर ट्रैवल करने में मदद करती हैं, एक चिंप से कई ज़्यादा गुना फास्ट।